Hello everyone, welcome back on English Zone channel, and here we have with a new class of UP LT Grade English Literature Exam, and in which we will discuss canonization, जो कि पोएम है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। जॉन डन की ये पोएम है, इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। MCQs को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए, एंड उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम MCQs की क्लास एक एक जो हमारा सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है उससे लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। द कैनोनाइजेशन इज रिटन बाय, मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है, दिस इज अ वर्क बाय जॉन डन द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो कैनोनाइजेशन किसका वर्क है? जॉन डन का है, एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएम है। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम बिलोंग्स टू विच पोएटिक ट्रेडिशन? दिस इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कीजिएगा क्योंकि हम ना बहुत जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। एक एक जो हमारा टॉपिक है, एक एक जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, उससे रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स करेंगे। तो कोई बीच में डिस्टर्बेंस या कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसी सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन बताइए, दिस पोएम बिलोंग्स टू विच पोएटिक ट्रेडिशन? ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है, हमने डिस्कस भी कर लिया है, दैट इज ऑप्शन बी, दिस इज अ मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, ये बात होती है जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्री यूजेस विट, पैराडॉक्स, कंसीट्स, जो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ मेटाफिजिकल स्टाइल। तो इस स्टाइल में जो भी पोएट लिखता है उनको हम मेटाफिजिकल पोएट्स बोलते हैं। हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, हॉर्वर्ड, these all are the metaphysical poet, और इनके स्टाइल में यू विट, पैराडॉक्स, कंसीट्स का यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव द नंबर 3 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैंजास डज द पोएम हैव? यू हैव टू गो फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। इट हैज 5 स्टैंजास एंड ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स विद कॉम्प्लेक्स राइम। ओके, तो ये 9 लाइन्स की एक स्टैंजा होगी और ओवरऑल जो पोएम में स्टैंजा है दैट इज 5 स्टैंजा। Which device is central in the poem? You have to go for the right answer. हमने इसके बारे में, आप easy question है, this is the option C number is the answer. Metaphysical conceit is the device which is the central in the poem. Number 5, what is the central theme of the poem? Central theme के बारे में बात किया जा रहा है। कैनोनाइजेशन अगर आप नहीं जानते हो तो आफ्टर डेथ जब किसी पर्सन को सेंटहुड डिक्लेयर किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल थीम की इस पोएम की, तो दैट इज ऑप्शन सी, द सैंक्टिफिकेशन ऑफ लव। तो यहाँ पे ये है सैंक्टिफिकेशन ऑफ लव, द लवर्स एलिवेट देयर लव टू द लेवल ऑफ सेंटहुड। जैसा मैंने बताया था किसी को सेंटहुड डिक्लेयर करना, दैट इज द थिंग जिसमें कैनोनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। बट यहाँ पे जो है लव को सैंक्टिफिकेशन किया जा रहा है, उसे एक ऐसा एलिवेट किया जा रहा है कि वो एक बहुत ही पायस, एक बहुत ही पवित्र चीज है। किसी चीज का पवित्रीकरण करना, किसी चीज को बहुत ही एक प्योरिटी के साथ में प्रेजेंट करना, दैट इज द कैनोनाइजेशन और सैंक्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे सैंक्टिफिकेशन ऑफ लव मीन्स लव को पवित्र करना या उसका पवित्रीकरण करना। नेक्स्ट वी हैव द नंबर 6 क्वेश्चन, द कैनोनाइजेशन इज प्राइमरीली अ, दिस इज अ, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ लव पोएम, दिस इज नॉट अ लैमेंट, वॉर और सोनेट, दिस इज अ लव पोएम जिसमें लव को एक तरीके से एलिवेट किया गया है। Which imagery occurs prominently in this poem canonization? Answer is option D, sacred and religious images को यूज करा गया है इन इस पोएम में, जो कि प्रिडोमिनेंटली या प्रोमिनेंटली इसका यूज होता है, दैट इज सैक्रेड एंड रिलीजियस इमेजेस ऑफ लव। नेक्स्ट नंबर 8, द कैनोनाइजेशन सजेस्ट लवर बिकम। कैनोनाइजेशन क्या सजेस्ट करता है कि लवर्स क्या हो जाते हैं? कैनोनाइजेशन का मैंने मीनिंग आपको बता दिया, अगर आप मीनिंग आपको पता होगा तो यू विल गिव राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दे बिकम सेंट्स। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। Here we have the question number 9. Who is the speaker addressing in the first stanza? जो बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि स्पीकर जो है किसको एड्रेस कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, एंड ही इज एड्रेसिंग टू whom? सोसाइटी और क्रिटिक, जो कि दूसरों के बारे में बात करते हैं, किसी और की लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैटर करते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, दैट इज सोसाइटी। और ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे स्पीकर जो है एड्रेस कर रहा है कि उसको बता रहा है सोसाइटी को टू माइंड इट्स ओन बिजनेस, मीन्स यू शुड talk about yourself, not about others. You should not talk bad things about others.
नंबर 10, द स्पीकर आस्क्ड द क्रिटिक टू, स्पीकर जो होता है वो क्रिटिक्स को क्या कहता है करने को, जो सोसाइटी होती है जो दूसरों के बारे में बहुत गलत गलत चीजें कहती है बिना कुछ जाने समझे, तो स्पीकर जो कहता है वो कहता है शट अप एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11, डन यूजेस मेटाफर ऑफ अ फ्लाई टू शो, मेटाफर देखिए ये जो पोयम है मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी गई है, तो इसमें एक एलिवेटेड मेटाफर या कंसीट्स का ज्यादा यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे जो फ्लाई का यूज करा गया है दैट इज अ मेटाफर। ये क्या दिखा रहा है डन ने जो इसको यूज किया है, जॉन डन ने, दैट इज ऑप्शन सी, स्मॉलनेस ऑफ वर्ल्डली जजमेंट्स। जो स्मॉलनेस है कि लोग किस छोटी छोटी चीजों को कैसे जज करते हैं, या छोटी छोटी मतलब किसी चीज पे जजमेंट जो देते हैं या अपना एक परसेप्शन जो बनाते हैं वो कितना मीन होता है, इसके बारे में ये फ्लाई जो है वो मेटाफर एज अ मेटाफर यूज करा है डन ने, और ये दिखाता है स्मॉलनेस ऑफ वर्ल्डली जजमेंट्स। नंबर 12, द लवर्स लव इज कंपेयर टू अ टेपर, मीनिंग आपको बताना है टेपर्स का जो से कंपेयर किया गया उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे लवर्स की लव को, दैट इज ऑप्शन बी, कैंडल। अ कैंडल है टेपर का मतलब, कैंडल मीन्स बर्निंग बट प्योर एंड स्पिरिचुअल लव, क्योंकि यहाँ पे सैंक्टिफिकेशन ऑफ लव हुआ है, तो लव को एक पवित्रीकरण किया गया है कि लव क्या होता है एक्चुअल में, हाउ प्योर इट इज। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कैंडल की तरह टेपर की तरह लवर को जो है उसके प्यार को कंपेयर किया गया है टेपर से, मीन्स कैंडल से कंपेयर किया गया है, और बताया गया है दिस इज अ बर्निंग, इट इज बर्निंग इवन बट इट हैज अ प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। नंबर 13, द पोएम ब्लेंड्स, द पोएम ब्लेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिलीजन एंड लव के बारे में बात हुई है इस पोएम में, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स साइंस एंड कॉमेडी का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर। 14, we have the question, the speaker calls himself and his lover पैलिसीड और गाउटी टू, दिस इज द क्वेश्चन, और यहाँ पे इस स्टैंजा में इसका यूज हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, शो दैट लव इज स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। जो अपने आप को स्पीकर ने बुलाया है और अपने लवर को वो पैलिसीड एंड गाउटी जो बुलाया है, दैट इज बिकॉज इस बताने के लिए कि लव जो है वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। एंड दिस फ्रेज जो ये लाइन है ये पैल्सी और गाउट के वे में यूज हुआ है, जो कि स्टार्टिंग स्टैंजा के सेकेंड लाइन में आता है, और फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पैल्सी और माई गाउट। तो यहाँ पे है कि टू शो लव इन स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैंजा 2 मेनली आर्ग्यूज, स्टैंजा 2 में जो है वो मेनली किस बारे में बात हुई है, क्या चीज को आर्ग्यू किया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द लवर्स हार्म नो वन, द लवर्स हार्म नो वन, वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन। ये जो स्टैंजा सेकंड जो है, जो जिसमें स्टार्टिंग का जो सेकंड स्टैंजा का है ओपनिंग लाइन जो है, alas alas who is injured by my love, तो इसमें जो है कि मैंने किसी को लव करके किसी को हार्म नहीं किया है, तो इस बारे में वो आर्ग्यू कर रहा है, और लास्ट में इस स्टैंजा के लास्ट में बोलता है आई डू लव। तो ये चीज है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्टैंजा 2 मेनली आर्ग्यूज अबाउट द दैट लवर्स हार्म नो वन। नंबर 15 के बाद 16, विच पैराडॉक्स डज द पोएम स्ट्रांगली यूज, किस पैराडॉक्स का यूज पोएम में हुआ है, दैट इज ऑप्शन डी, लव एज रिलीजन, लव को एज अ रिलीजन इसमें यूज करा गया है। नंबर 17, कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव सोज, जो यहाँ पे है ये दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ थर्ड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा जो है वो यहीं से इस लाइन से स्टार्ट होती है, कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। तो यहाँ पे जो है ये क्या दिखा रहा है, कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, दिस इज द ह्यूम डिफेंस। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन है डिफाइंस, यहाँ पे है एक्ट ऑफ डिसोबेइंग ये बोलता है, तो कॉल अस व्हाट यू विल मतलब आपको जो मर्जी हो आप हमें बुलाओ, हम आपकी मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो स्पीकर है जो लवर है कि वी आर सच मेड सच बाय लव, मतलब हम लव से बने हुए हैं, तो आप हमको जो बुलाना है आप बुलाओ। तो यहाँ है कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, मैं यहाँ पे जो हूँ वी आर
call one, we are taper two, and our own cause die, and in us find the ईगल एंड द डोव। तो ये अपने 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 लव को एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है जो स्पीकर है, लवर है। नंबर 17 के बाद 18 क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएम एंड्स विद द आइडिया दैट लवर्स बिकम्स। जो पोएम है वो किस आइडिया से एंड होती है? इट बिकम्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्स एंड रोल मॉडल्स। जो पोएम एंड होती है तो जो बताता है, जो आइडिया ये एक तरीके से कन्वे करने का कोशिश करता है कि लवर्स क्या हो जाते हैं, सेंट्स हो जाते हैं एंड रोल मॉडल्स हो जाते हैं। नंबर 19, कैनोनाइजेशन मीन्स। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या है, इसको आपको आंसर करना है। दैट इज डिक्लेयरिंग सेंटहुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नंबर 20, डन्स टोन इन द पोएम इज। जॉन डन के टोन की बात हो रही है, किस टोन में ये पोएम जॉन डन ने लिखी हुई है? एंग्री, प्लेफुल या है मेलॉन्कलिक, सटारिकल। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे प्लेफुल एंड आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि ये सोसाइटी और एक जो क्रिटिक है उनसे एक तरीके से आर्ग्यू कर रहा है जो पोएट है अब इस लाइन को लिखते वक्त, जो स्पीकर है। तो डन का जो टोन है दैट इज प्लेफुल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। नंबर 21, फिनिक्स मेटाफर सिंबलाइज। जो फिनिक्स मेटाफर है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? दैट इज सिंबलाइजिंग इटर्नल रीबर्थ। ऑप्शन A is the answer of question number 21. Number 22, the phoenix stand for. The phoenix stands for, that stands for option A, two lovers becoming one. जो phoenix है वो जो लवर है उनको एक दिखा रहा है कि they are one। और ये जो लाइन है फिनिक्स का, जो डिस्क्रिप्शन एक मेंशन होता है इस पोएम में, ये आपको फोर्थ स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में देखने को मिलेगा। ये आपका जो फिनिक्स का डिस्क्रिप्शन है ये थर्ड स्टैंजा में आता है, जहाँ पे है द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। ठीक है, ये है। तो फिनिक्स स्टैंड्स फॉर द टू लवर्स बिकमिंग वन। नंबर 23, द पोएम और पोएम्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर रिजेंबल्स। पोएम का आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल क्या कर रहा है? दैट इज रिजेंबलिंग, ऑप्शन ए, अ लीगल डिफेंस। Dunn often uses logical argumentation. Number 24, we are tapers too, shows love as we are tapers too, ये क्या दिखाता है? देखिए मेटाफर्स का यूज हुआ है इस पोएम में, तो आपको इस पोएम को इसी तरीके से समझना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मेटाफर या कंसीट्स का यूज हुआ है, किस तरीके के विट को यूज करा है जॉन डन ने। तो यहाँ पे वी आर टेपर्स टू जो दिखाता है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेंटल लाइट। ऑप्शन B is the answer of the question number 24. Number 25, Donne elevates physical love into, that is option C is the correct answer, religious sainthood में physical love को जो होता है डन ने elevate किया है religious sainthood में। Number 26, we are we will build in sonnets pretty rooms suggests। जो we will build in sonnets pretty rooms, ये जो suggest करता है that is suggesting option B, poetry immortalizes love। पोएट्री क्या है? लव को इमोर्टलाइज करती है। और ये जो लाइन है ये कहाँ है? फोर्थ स्टैंजा की लाइन है। फोर्थ स्टैंजा में ये लाइन को आप देखोगे, पढ़ोगे जब, जहाँ पे वो लिखता है पोएट इसमें, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, वी विल बिल्ड इन सम सॉनेट्स प्रिटी रूम्स एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेज। तो ये लाइन है फोर्थ स्टैंजा की, एंड दिस सजेस्ट पोएट्री इमोर्टलाइजेज लव। नंबर 27, डन स्टाइल इन फोर्थ स्टैंजा 4 इज। डन का जो स्टाइल है वो फोर्थ स्टैंजा में क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, आर्ग्यूमेंटेटिव। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स आवर लेजेंड्स बी, इट विल फिट फॉर वर्स। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये फोर्थ स्टैंजा की लाइन है, जिसमें वो आर्ग्यूमेंट करता है कि हम अगर किसी, हमारा कोई टॉम या कोई ऐसा नहीं बनता है, तो हम ऐसे हैं कि हम किसी पोइट्री में हमारा जो वो होगा वो हमें इमोर्टलाइज, हमारे लव को क्या करेगा? पोइट्री इमोर्टलाइज करेगी। सोनेट्स या क्रॉनिकल्स में नहीं होंगे अगर हम कहीं कहीं, तो हम किसी सोनेट क्रॉनिकल में नहीं होंगे, तो हम किसी सोनेट में होंगे, हम किसी पोइटिक लाइन्स में होंगे। ये सजेस्ट करता है, ये एक तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है अपने विजन को। नंबर 28, द beloved and the lover becomes, they becomes option C, miracles, a miracle। Option A is the answer, C is the answer। 29, the poem claims lovers will be option C, praised and
as saints. The poem claims that the lovers will be raised as saints. Number 30, countries, towns, courts beg from above means countries, towns का जो description या जो mention है ये इस poem में, and this suggests lovers become model for society. Option B is the correct answer. Number 31, the lover's death is described as, this is described as symbolic. Option C is the answer. Number 32, for God's sake hold your tongue is an example of. Hold your tongue means यहाँ पे जो है कि ऑप्शन ए मॉक एंगर, एंगर में वो क्या कर रहा है, मॉक कर रहा है, लवर सोसाइटी को, क्रिटिक को मॉक कर रहा है. फॉर होल्ड से, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि बस करो जो बातें करनी है मत करो और मुझे लव करने दो, ये लाइन है. तो वहां पे एक तरीके से मॉक कर रहा है, जो जॉन डन की जो स्टाइल है इसमें, मॉकिंग क्रिटिक्स एंड सोसाइटी. नंबर 33, द लवर्स डाई एंड राइज द सेम रेफर्स टू. द लवर्स डाई एंड राइज refers, option A is the answer, resurrection imagery, and this is mentioned in third stanza. जो जहाँ पे ये बोलता है we die and rise the same and prove mysterious by this love. तो ये रेफर क्या कर रहा है, रिसरेक्शन इमेजरी को. नंबर 34, the idea of lovers being legendary comes from, this comes from option C, saint tradition, hagiography. Option C is the correct answer. Number 35, in the poem love is said to be option C, self-contained. Option C is the answer. Number 36, the lovers become saints through poetry. Option C, क्योंकि बताया ना कि हमें हमारे लिए टॉम या कोई क्रॉनिकल बने ना बने या उसमें हमारा मेंशन हो ना, बट पोएट्री इज क्वाइट एनफ फॉर अस, और वहां पे हमारा डिस्क्रिप्शन या हमारा मेंशन जरूर होगा, हमें वहां पे एक जो रिस्पेक्ट मिलेगी उसके बारे में बात कर रहा है. तो लवर्स become saints through poetry. Number 37, the beloved and lover die by love, meaning die by love जो यहाँ पे है, answer is option C is the correct answer, they fuse into spiritual unity. Number 38, the beloved becomes a well wrought urn, this symbolizes, well wrought urn जो यहाँ पे है, ये जो beloved है वो हो जाएगी, ये क्या symbolize कर रहा है, option B, artistic perfectness. 39, the phoenix cradle hath more wit, implies, this implies, ये lines हैं जो poem में mentioned है उससे related है, this implies dear love is like a mythic phoenix. ठीक है. Number 40, the stanza third, patterns of your love refers to, the patterns of your love refers to, option A is the correct answer, poems. Dear love will be recorded in poetry. 41 देखते हैं क्वेश्चन को, the poem ends with the lovers becoming, they becoming, ऑप्शन बी, saints and intercessors. और जो पोएम है जो इसकी लास्ट लाइन है, a pattern of your love, ये लास्ट लाइन है. 42, the canonization in an example of, this is an example of dramatic lyric, option B is the answer. 43 को देखते हैं, the metaphysical paradox represents, this represents all the above, means to die is to live, silence speaks and lovers become saints. ये जो पैराडॉक्स है, मेटाफिजिकल पैराडॉक्स यूज्ड है इस पोएट्री में. 44, Donne uses mirrors to imply lovers reflect each other. 45 question, the poem elevates erotic love into mystical spirituality. erotic love को जो poem है वो elevate कर रहा है किसमें, mystical spirituality में. 46, Donne's holy lovers concept reflects, this reflects the sacred profane fusion. Number 47, the poem draws parallels between love and religion through, option B, canonization. लव एंड रिलीजन में जो पैरेललिज्म जो ड्रॉ कर रहा है ये पोएम, वो कैनोनाइजेशन के लिए कर रहा है. नंबर 48 क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम क्रिटिसाइजेस सोसाइटीज इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे क्योंकि ओपनिंग लाइन में ही यहाँ पे ये सटाराइजिंग एक तरीके से मॉक कर रहा है पोएम कि होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. नंबर 49, डन मॉक्स दी पीपल हु गॉसिप, ऑप्शन बी इज द आंसर. Number 50, the poem is an example of Donne's, option B,
मेटाफिजिकल विट के बारे में बात कर रहा है ये पोयम। तो डन की पोइट्री जो है ये मेटाफिजिकल विट को एग्जाम्पल कर रही है। नंबर 51, विच लाइन मॉक्स वर्डली मैन? ऑप्शन बी इज द आंसर, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग। बहुत ही फेमस लाइन है, समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर गॉड्स शेक होल्ड योर टंग, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोयम? तो आप जरूर याद रखना, कैनोनाइजेशन का है। नंबर 52 देखते हैं, dear sainthood is achieved through, their sainthood achieved through, option D, symbolic martyrdom, option D is the answer. 53, the final stanza reveals, option A, their fame, कि किस तरीके से लवर जो है वो किस तरीके से फेम को मिलता है। जो लाइन है वो ओपन होती है, and thus invoke us, you whom revered reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace and now is race। तो ये जो लाइन है, फाइनल जो स्टैंजा है वो रिवील कर रही है उनके फेम को। नंबर 54, डंस स्ट्रक्चर फॉलोज, ऑप्शन ए, लॉजिकल, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन। 55 we have contemplate us implies, this implies worship, option A। 56, Dunn's style is marked by, this is marked by highly intellectual imagery. Option B is the answer. Number 57, Phoenix represents, this represents the both unity and rebirth. 58 question देखते हैं, we die and rise the same, shows, this shows, option D, all the above, spiritual resurrection and rebirth, metaphysical paradox. So we die and rise the same, shows all. Number 59, the lovers are said to be hermits because they are spiritually pure. Option B is the answer. लवर्स को हर्मिट्स क्यों बोलते हैं, क्यों कहा गया है इस पोएम में? क्यों कहा गया कि क्योंकि वो क्या है, स्पिरिचुअली प्योर हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो एक जो फिजिकल लव था उसको एलिवेट करके उसको स्पिरिचुअल लव किया गया बाय द पोएट जॉन डन। Number 60, the poem ends with, this ends with triumph of love. Option C is the answer. Number 61, in stanza 1, the poet requests the critic to focus on, option C, old age problems, get a gout or palsy, leave us alone. ठीक है, ऑप्शन कि हम नहीं सुनेंगे आपको, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स कर रहा है, उस पर फोकस करिए और हमें छोड़ दीजिए। Number 62, the poem opens with which rhetorical device? This opens with, option C, rhetorical command। क्योंकि क्या बोल रहा है, let me love, जो लाइन है, the poem opens with the rhetorical device, that is rhetoric, for God's sake hold your tongue and let me love, ये जो लाइन है ये rhetoric कमांड को प्रेजेंट कर रही है इस पोएम में। 63, countries, towns, courts suggest, they suggest Dear fame spreads universally, क्योंकि लास्ट लाइन में जो पोयम है, लास्ट स्टैंजा, उसमें इस लाइन को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका है, इस लाइन को मेंशन किया गया है, कंट्रीज, टाउन, कोर्ट्स, बैक फ्रॉम अबव, अ पैटर्न ऑफ योर लव। तो यहाँ पे क्या है, वो हो रहा है कि उनका फेम जो है वो यूनिवर्सली क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है, उनका लव जो है वो यूनिवर्सली स्प्रेड हो चुका है। 64, डन्स आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन बी, लॉजिक, लोगोस। Number 65, proof of our love is preserved in, proof of our love जो है वो preserved in क्या है, poetry, option B, जिसमें वो बात कर रहा है कि हम कहीं नहीं, हम अब पोइट्री में मिलेंगे, हमारा जो लव होगा वो यहाँ है। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। ओके, यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसको मेंशन कर रही है कि प्रूफ ऑफ आवर लव इज प्रिजर्व्ड इन पोएट्री। Number 66, Dunn's central philosophical claim, love is a sacred path. Option B is the answer. Number 67 question देखते हैं, what is canonization used as? That is used as, option B, extended conceits. Number 68, Dunn's metaphysical technique. This technique is a uniting opposites. Number 69, we will build in sonnets pretty rooms is an example of, देखिए बहुत फेमस लाइन है, बार बार पूछा जा रहा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। we will build in sonnets pretty room is an example of, option A, conceit का example है।
70 number question. The lover's sainthood makes them option D all above suffering models and immortal. जो लवर्स का जो सेंटहुड उनको क्या बना देगा, उनके सेंटहुड जब वो कैनोनाइज्ड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो जो दुख है कष्ट है उससे कहीं दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ वो एज अ मॉडल लोग उनको ध्यान रखेंगे और इमॉर्टल हो जाएंगे क्योंकि उनका फेम जो होगा एज अ लवर वो यूनिवर्सली जो होगा वो स्प्रेड हो चुका होगा। 71 which world dominates the poem? Option B. ऑप्शन डी कैनोनाइज नहीं, लव प्रीडोमिनेंट है या डोमिनेट कर रहा है इस पोएम में, तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नंबर 72 विच स्टैंजा कंटेन्स द फिनिक्स कंसीट? फिनिक्स कंसीट कौन सा स्टैंजा इसमें है? थर्ड स्टैंजा, ऑप्शन सी। यहाँ पे सेकंड लिया गया है, ये सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड स्टैंजा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे हम। ठीक है, थर्ड स्टैंजा में इसको इसलिए जो फिनिक्स बर्ड है उसके बारे में बात हो रही है। The phoenix riddle hath more wit by us, we two being one are it. Okay, ये लाइन है जो कि थर्ड स्टैंजा में यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। नंबर 73 the poem's philosophy is closest to option A Neoplatonism. Option A is the answer, body and soul union. Neoplatonism का है कि बॉडी और सोल का यूनियन होता है। Question number 74. The poem unites two tradition, religion and erotic. Option B. जो लव है और फिजिकल लव है उसको और रिलीजन को क्या है, यूनाइट कर रहा है ये पोएम। Number 75. Canonization is argued as, this is argued as option C, logical conclusion. Option C को हम टिक करेंगे। 76. The poem's final message was option A, love transcends time. 77. In turns canonization, lovers become option A, secular saints. 78. Why the poem metaphysical? Why is the poem metaphysical? Because the use of extended conceits, paradox and wit की वजह से ये पोएम क्या है, ये है एक मेटाफिजिकल पोएम। सो ये कुछ 78 नंबर क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पे डिस्कस करा इस क्लास में कैनोनाइजेशन पोएम से रिलेटेड। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी क्योंकि जल्दी जल्दी से हमने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे टाइमिंग कम होने की वजह से जो आपका एग्जाम की डेट जो है आपकी 18th ऑफ जनवरी, बिकॉज ऑफ दैट ये हम क्लासेस थोड़ा जल्दी जल्दी से अपने खत्म करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग वो आपको अवेलेबल हो जाए इस चैनल इंग्लिश जोन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी आपके LT ग्रेड सिलेबस के लिए।